नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। कांग्रेस नेता राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसानों के धरने के चलते बंद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में करीब एक महीने से चल रही उठापटक के बीच कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो गई। सीएम नीतीश कुमार उस समय असमंज में पड़ गए जब सोमवार को जनता दरबार में एक महिला ने उनके ही विधायक पर पति की हत्या का आरोप लगा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच का विवाद अब खुलने के तौर पर सभी के सामने आना शुरू हो चुका है। खबरें विस्तार से देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशान साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। इस ट्वीट में राहुल एक गलती भी कर बैठे। दरअसल उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों की जो तस्वीर लगाई वो फरवरी महीने की है, जबकि उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई महापंचायत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर पलटवार भी किया। मालवीय ने दावा किया है कि जो तस्वीर राहुल ने शेयर की वह काफी पुरानी है। उन्होंने लिखा कि राहुल को किसान महापंचायत के लिए पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बताता है कि किसान आंदोलन के नाम पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर भी निशान साधा। पात्रा ने कहा कि राहुल जमीन पर उतरकर राजनीति नहीं करते, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट करके किसान आंदोलन के एक पुराने फोटो को आज के फोटो दिखाने की कोशिश की। संबित पात्रा का कहना है कि अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, परिश्रम नहीं करना और दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी का हाथ उसमें होता ही है। किसानों के धरने के चलते बंद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता दिल्ली हरियाणा हाईवे खोलने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाए। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद से कम एक लेन खुलवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि वह इस याचिका पर हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं। ऐसे में याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और वे हाईकोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा यह मानवीय मुद्दा है, इसे आपने सोनीपत के लोगों की तरफ से उठाया है, लेकिन इसमें हम सिर्फ इसीलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ हैं। कोर्ट ने कहा अगर कर्नाटका और तमिलनाडु में बॉर्डर पर कोई समस्या होती है तो क्या हम हस्तक्षेप करेंगे? सुप्रीम कोर्ट सहारे के लिए पहला दरबार न बने, इसलिए हाई कोर्ट है। याचिकाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वह पहले पंजाब और हरियाणा की अदालत का दरवाजा खटखटाए ताकि नागरिकों के विरोध के अधिकार बनाम अन्य नागरिकों के स्वतंत्र आंदोलन के अधिकार को संतुलित किया जा सके। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील भंडारी से कहा कि स्थानीय नागरिक, बीमार, जरूरतमंदों को हो रही दिक्कत पर हाईकोर्ट के पास जाए। ऐसे मामलों को पहले सुनने और निपटाने के लिए हाईकोर्ट काफी सक्षम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील अभिमन्यु भंडारी से कहा है कि आप सिर्फ लोकप्रियता के लिए यहां सीधे आए हैं, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अफगानिस्तान में आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल गए। अफगानिस्तान में करीब एक महीने से चल रही उठपटाख के बीच में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आज से शुरू हो गई। तालिबान ने लड़कियों को पढ़ाई करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उन्हें कड़ी पाबंदियों से गुजरना पड़ रहा है। सोमवार को मज़ार शरीफ में स्थित इब्न ए सीना यूनिवर्सिटी की फोटो अब सामने आई है। इसमें क्लास को पर्दे के जरिए दो भागों में बांट दिया गया। एक तरफ लड़के बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लड़कियां।
अफगानिस्तान में तालिबानी राज से पहले कम ही महिलाएं सड़कों पर बुर्का और नकाब पहने नजर आती थी। अब तालिबान के कब्जे के बाद करीब करीब सभी महिलाएं इसे पहनने लगी है। तालिबान ने महिलाओं से ऐसे नकाब पहनने के लिए कहा है जिसमें चेहरे का ज्यादातर भाग कवर हो जाए। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद ही लड़कियों की शिक्षा को लेकर कुछ आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के मुताबिक लड़के और लड़कियों का एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आदेश में कहा गया था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लास रखनी होगी। लड़कियों को सिर्फ महिला टीचर ही पढ़ा सकेंगी, इसीलिए महिला टीचर की भर्ती भी करनी होगी। ऐसा न होने की स्थिति में बुजुर्ग पुरुष शिक्षक लड़कियों को पढ़ा सकता है, लेकिन इससे पहले उसका रिकॉर्ड अच्छे से चेक करना होगा। जेडीयू के विधायक पर अब हत्या का आरोप लगा। सीएम नीतीश कुमार उस समय असमंजस में पड़ गए जब सोमवार को जनता दरबार में एक महिला ने उनके ही विधायक पर पति की हत्या का आरोप लगा दिया। सीएम ने जैसे ही यह मामला सुना तुरंत इसे डीजीपी के पास ट्रांसफर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए वह चुप भी हो गए थे। वाल्मीकि नगर की कुमुद वर्मा ने कहा, जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने मेरे पति दयानंद वर्मा की हत्या करा दी है। इस मामले में अब तक पुलिस रिंकू सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं न्याय की आस लिए दर दर भटक रही हूं, अब आप ही न्याय दिला दीजिए सर। पश्चिम चंपारण के पूर्व जिला परिषद सदस्य दयानंद वर्मा की हत्या 14 फरवरी 2021 को सिरसिया चौक के पास गोली मारकर की गई। इस मामले में उनकी पत्नी कुमुद वर्मा ने रिंकू सिंह और उनके लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जेडीयू विधायक पर लगे आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने महिला से बहुत ज्यादा बातें तो नहीं की, लेकिन तुरंत उनको डीजीपी के पास भेजने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि डीजीपी इस पूरे मामले को खुद से देखेंगे। एक खबर आई है जिससे गम में बदल सकती है इमरान खान की खुशी। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच का विवाद अब खुले तौर पर सभी के सामने आना शुरू हो चुका है। असवा का न्यूज ने भी तालिबान सहयोगी के हवाले से बताया कि तालिबान और हक्कानियों के बीच सत्ता को वितरित करने को लेकर मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के 20 दिन बाद भी सरकार का गठन नहीं कर पाया, जबकि मुल्क में हर मोर्चे पर वह फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान की एंट्री शनिवार को हुई, जब आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान को सरकार गठन में सहयोग करेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी केटा में रविवार सुबह एक बम धमाका हुआ, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हुई है। इस मामले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। यह आतंकी समूह अफगानिस्तान तालिबान से ही संबंधित एक गुट है, जिसका बेस पाकिस्तान है। इमरान खान को उम्मीद है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद वह तालिबान की मदद से टीटीपी से निपट पाएंगे। हालांकि तालिबान पहले ही साफ कर चुका है कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और उसे खुद इससे निपटना होगा। ब्रिटिश सांसदों के पहनावे का नया कोड जारी किया गया। ब्रिटेन में अब जून पर संसद नहीं चलेगी। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद कोविड-19 के बाद सोमवार से सभी सांसद सदन लौटेंगे। वे अब देश के मुद्दों और योजनाओं पर रूबरू चर्चा करेंगे। इसी बीच स्पीकर सर लिंडसे हॉयल ने सांसदों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यवहार और शिष्टाचार के नियम अपडेट किए, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के कारण होने वाली ढिलाई से निपटा जा सके। हॉल के पूर्ववर्ती स्पीकर जॉन बर्को ने अधिक उदारवादी नीति अपनाई थी और कहा था कि सांसदों के लिए निश्चित ड्रेस कोड नहीं है। अब सांसदों के लिए पाबंदियां लगाते हुए कहा गया है कि सदन में जीन्स, चिनोज, स्पॉट वेयर, टी शर्ट पहनकर न आए। सांसद मोबाइल अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। ताली भी नहीं बजा पाएंगे। हॉयल का मानना है कि बहस का बहुत सा समय इसी में चला जाता है। वहीं सदन में मौजूद रहते हुए गीत गाने का या भजन कीर्तन की भी अनुमति नहीं होगी। दरअसल दिसंबर 2019 में लेबर पार्टी के सांसद ने सदन में गाने गाकर विरोध जताया था। इसके बाद कार्यवाही स्थगित हुई थी। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ।
चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की खबरों में आगे बढ़े तो अब हाईवे रनवे पर फाइटर प्लेन का ट्रायल होगा। देश की सरहद को मजबूत करने के लिए बॉर्डर इलाकों में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इस हाईवे पर गांधव व सास्ता के बीच में आपातकालीन हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई। इस पट्टी का आपात स्थिति के समय वायुसेना और सेना के लिए उपयोग किया जा सकेगा। करीब 33 करोड़ की लागत से बनी इस हाईवे और हवाई पट्टी का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क व राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9 सितंबर को सुबह 11 बजे करेंगे। इसी के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई। हवाई पट्टी के पास डोम तैयार किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम होगा। इसी दौरान हाईवे पर कई फाइटर प्लेन का ट्रायल भी होगा। बॉर्डर इलाका लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज उठेगा। NHAI के ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बाड़मेर जालोर बॉर्डर पर बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर वायुसेना समेत कई विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं। आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां वायुसेना व सेना पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है। जिला प्रशासन और पुलिस भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इसके अलावा NHAI की ओर से भी हवाई पट्टी का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए NHAI व वायुसेना के अधिकारी लगातार उस इलाके के दौरे पर है। 90% फीट की साइज में डोम तैयार किया गया है। पहली बार कोई बीजेपी सांसद किसानों के समर्थन में आया है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे वे हमारे अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके नजरिए को समझे और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। वरुण गांधी पहले और इकलौते बीजेपी सांसद हैं जिन्होंने खुलकर किसानों का समर्थन किया। इससे पहले भी वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए जिससे पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हुई थी। साल 2015 में कानपुर के एक कार्यक्रम में वरुण गांधी ने कहा था कि दूसरे दलों की तुलना में भाजपा में युवाओं को आने का मौका कम मिलता है। इस बयान को मोदी की युवा नीति के खिलाफ माना गया। साल 2017 इंदौर में वरुण गांधी ने रोहित वेमुला की सुसाइड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला का सुसाइड नोट पढ़कर उन्हें रोना आ गया। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कहा कि देश में कर्ज वसूली में भेदभाव किया जा रहा है। अमीरों को तो रियायत दे दी जाती है लेकिन गरीब को जान देनी पड़ रही है। साल 2017 में भी उनका एक विवादित बयान सामने आया था। रोहिंग्या को शरण देने को लेकर वरुण गांधी ने एक अखबार के लिए आर्टिकल लिखा था। तब उन्होंने कहा था कि आतिथ्य, सत्कार और शरण देने की अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमें शरण देना निश्चित रूप से जारी रखना चाहिए। हमें म्यांमारी रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण जरूर देनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वैध सुरक्षा चिंताओं का आकलन भी करना चाहिए। पार्टी नेता हंसराज अहीर ने उनके इस बयान की आलोचना भी की थी। आखिरकार अब पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहराया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। तालिबान के इस दावे के बाद रेजिस्टेंट फोर्स ने कहा कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगा। पंजशीर में रेजिस्टेंट फोर्सेस के ठिकानों पर रविवार को हवाई हमले किए गए। अफगानी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी पायलट्स ने किए थे। पंजशीर में रेजिस्टेंट के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल जिस घर में ठहरे थे, रविवार को एक हेलीकॉप्टर से उस पर भी हमला किया गया। इसके बाद साहिल तजाकिस्तान के लिए चले गए। अहमद मसूद के पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकाने पर होने की खबरें थे।
तालिबान ने रविवार को दावा किया कि पंजशीर को जल्द ही मसूद परिवार से आजाद घोषित कर दिया गया है और घाटी में तालिबानी प्रशासन होगा, और ऐसा ही हुआ। पंजशीर में रविवार को रेजिस्टेंट फोर्स के कमजोर पड़ने की खबर सामने आने लगी। अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंदराब में तालिबानी हमले रोकने की शर्त रखी। तालिबान यहां काफी मजबूत स्थिति में था। तालिबानी लड़ाके किसी भी तरह पंजशीर पर कब्जा चाहते थे। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसीलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा था। इस गुस्से और ताकत के दम पर तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में अंदर खाने बगावत की मिल रही है। बदले समीकरण में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में ठीक पहले उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान मची है। इस वजह से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही है। कांग्रेस में जोधपुर जिला प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा विवाद है। लीला मद्रेना और मुन्नी देवी गोदरा दोनों चुनाव लड़ने पर अड़ी है। भरतपुर में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को लेकर बीजेपी में फूट हो गई। जगत सिंह जिला प्रमुख चुनाव लड़ पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी का एक खेमा उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में दावे को लेकर अब तक कश्मकश का दौर चल रहा है। खींचतान के कारण दोनों ही पार्टियां अंतिम समय तक की उम्मीदवारी की घोषणा करने की रणनीति पर चल रहे हैं। दोनों ने जीते हुए सदस्यों को कड़ी बाड़ेबंदी में रखा हुआ है। 6 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में कई जगह उलटफेर होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। जिला प्रमुख चुनाव में जयपुर, जोधपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस का बहुमत है। सिरोही में बीजेपी का बहुमत है। भरतपुर में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, लेकिन निर्दलियों का सहयोग उन्हें जरूर लेना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। नेपाल की शेर बहादुर देबुआ सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया गया या भारत के सम्मान के खिलाफ नारेबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को जारी एक बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि नेपाल सरकार अपने सभी पड़ोसियों से करीबी और मजबूत रिश्ते चाहती है और अगर कहीं मतभेद या विवाद होते हैं तो इन्हें डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। पिछले दिनों नेपाल के धाराचूला क्षेत्र से एक युवक तार के सहारे नदी पार कर भारत में प्रवेश कर रहा था। तार टूट गया और युवक नदी में बह गया था। नेपाल में कुछ भारत विरोधी संगठनों का आरोप है कि भारत की तरफ से किसी ने तार काट दिया था। इसकी वजह से युवक नदी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। धाराचूला की घटना के बाद नेपाल में कुछ भारत विरोधी संगठन और खासकर वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किए। इसी दौरान मोदी का पुतला भी जलाया गया था। संगठनों का आरोप है कि यह तार भारत के एक सीमा सशस्त्र बल के जवान ने काटे थे। वामपंथी संगठनों ने लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की। इसके बाद मोदी का पुतला जलाया गया। इस घटना के बाद नेपाल सरकार मुश्किल में आ गई थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि भारत से बातचीत कर इस मामले को सुलझाया जाए या फिर विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में कुछ लोग इस मामले को उछालने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट के जन्म दिवस पर 2 दिन का शक्ति प्रदर्शन होगा।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मंगलवार को 44वां जन्मदिन सियासी हलकों में अभी से चर्चा का विषय बन गया है। पायलट के जन्मदिवस पर इस बार उनके समर्थक 2 दिन सख्ती प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे प्रदेश भर में पायलट के समर्थक ने वृक्षारोपण अभियान चलाया था। हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट तय किया गया है। कल पायलट के जन्म दिवस पर भी राजधानी जयपुर से लेकर जिलों में ब्लड डोनेशन सहित कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी है। सचिन पायलट के समर्थकों ने जन्मदिन के पहले मेरे सपनों का राजस्थान के नाम से एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो की सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। इसी तरह का वीडियो कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जारी किया था। सचिन पायलट फैन क्लब ने यह वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में पायलट समर्थक खूब शेयर भी कर रहे हैं। 57 सेकंड के इस वीडियो में विकसित राजस्थान की तस्वीर दिखाते हुए इसे पायलट के सपनों से जोड़ा गया। सचिन पायलट जन्मदिन के मौके पर कल जयपुर में दिन भर सरकारी बंगले पर रहकर समर्थकों से मिलेंगे। जन्मदिन के मौके पर 7 सितंबर को जयपुर में बड़ी संख्या में पायलट समर्थकों के जुटने की भी संभावना रही है। सोशल मीडिया पर समर्थक लगातार सक्रिय हैं। कल पायलट के जन्मदिन को ट्रेंड करने वाले के लिए भी उनकी टीम की तैयारी है। हिमाचल में आज फिर से लैंडस्लाइडिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग से नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। रामपुर के जौरी में पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा। इससे किन्नौर और आने जाने वाले लोगों की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने इस घटना से पहले ही इलाके में अलर्ट जारी कर दिया था। एहतियात पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जान हानि नहीं हुई। 2 दिन पहले से ही यहां पहाड़ों से पत्थर गिरने का क्रम जारी था। इस बात की आशंका प्रशासन को पहले ही हो गई थी कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट सकता है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। किन्नौर से आगे जाने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बार बार पहाड़ टूटने से दिक्कतें काफी बढ़ गई है। पिछले महीने किन्नौर में हुई लैंडस्लाइडिंग से बड़ा हादसा हुआ था। हिमाचल रोडवेज की बस समेत 6 वाहन पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दब गए। कई लोगों की मौत भी हुई थी। प्रशासन ने उस हादसे से सबक लेते हुए सतर्कता बढ़ा दी। जैसे ही खबर मिली कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिला प्रशासन की टीम हाईवे को जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश में अभी जुटी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यातायात शुरू कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रसाद यादव इन दिनों अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी से भी उनकी पटरी नहीं बन रही है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई पर तंज कस रहे हैं। शिक्षक दिवस पर रविवार को उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्यवाही नहीं होने के बाद तेज प्रताप ज्यादा भड़क गए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद से वे नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह आंदोलन बिहार समेत अन्य राज्यों में भी होगा। उन्होंने युवाओं से इस मिशन में जुटने की भी अपील की। संगठन का नया फेसबुक और ट्विटर पेज भी बनेगा। सदस्यता फॉर्म भी तैयार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में कैंप भी लगाए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप ने बताया है कि छात्र जनशक्ति परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार के मुद्दों को दमदार तरीके से उठाएंगे। ये संगठन आरजेडी का ही अंग होगा। आरजेडी को मजबूत बनाना ही छात्र जनशक्ति परिषद का बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी अलग तरीके से चलेगा और अलग काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी की ओर से दायर याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया और इस विषय में किसी भी तरह का आदेश पारित करने में भी खुद को किनारा कर लिया। अफसान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिनमें उन्होंने पति और विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की मांग की। याचिका में बताया गया कि उनके पति की जान को खतरा है। इस मामले की सुनवाई लंबे समय से लंबित थी। शीर्ष कोर्ट ने दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी को इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की बात भी कही।
गैंगस्टर से नेता बने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी ने दायर याचिका में कहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और इस मामले में फेयर ट्रायल की जरूरत है। मुख्तार का एनकाउंटर न किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह सरकार का हिस्सा है और वह बेहद प्रभावशाली है। वो मुख्तार अंसारी को राज्य सरकार के समर्थन से मारने की साजिश कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया गया। मुख्तार की पत्नी को विकास सिंह एनकाउंटर जैसा डर सता रहा है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे की न्यूज के साथ। धन्यवाद।